लेखकों की कई कोटियां होती हैं। कई तरह के लेखक होते हैं। एक वे लेखक होते हैं जो अपनी भाषा की चौहद्दी में अपना उत्स प्राप्त करते हैं। अपनी भाषा की चौहद्दी में ही उनकी अपनी पूरी दुनिया होती है। एक वे लेखक होते हैं जो अपनी भाषा की चौहद्दी को पार कर जाते हैं। उनका उत्स सिर्फ अपनी भाषा में नहीं होता, अपनी भाषा से बाहर की बहुत सारी भाषाओं में भी वे उसी तरह समादृत होते हैं। प्रेमचंद इसी दूसरी कोटि के लेखक हैं। वे भारत में भारतीय भाषाओं में रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्ति के लेखक हैं। भारतीय नवजागरण की दो बड़ी उपलब्धियां अगर गिनानी हो तो एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे प्रेमचंद हैं। जहां तक स्त्री मुद्दों का प्रश्न है, प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि का प्रश्न है, तो उस पर ठहर कर विचार करना चाहिए। एक रचनाकार जिसने अपने जीवन में विपुल लेखन किया, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, चिंतन परक लेखन किया, बहुत सारे निबंध हैं, बहुत सारे संपादकीय हैं। ऐसे रचनाकार पर किसी एक कहानी के माध्यम से, किसी एक विवरण के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बड़े रचनाकार का मूल्यांकन भी उसके कद को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। कहने का यह आशय नहीं है कि भक्तिभाव से किया जाए। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि एक बड़े फलक पर मूल्यांकन होना चाहिए। प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों में जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया और 1936 में जहां जाकर उनका लेखन बंद हुआ, उनकी मृत्यु के साथ, वहां तक ये करीब 35-36 वर्ष का जो पूरा समय है, यह वह समय है जब भारत में, बल्कि कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में कई तरह के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे। सिर्फ मुक्ति का कोई एक आंदोलन नहीं था। स्वयं भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए लोग एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे। उसी के साथ जमींदारी उन्मूलन का आंदोलन चल रहा था। किसान अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, स्त्रियां अपनी मुक्ति के लिए लड़ रही थीं, दलित और वंचित समुदाय के लोग अपनी मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, और ये सभी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ऐसा नहीं था कि उपनिवेशवाद की लड़ाई स्त्री मुक्त, दलित मुक्त, किसान मुक्ति से कुछ अलग थी। ये सब जुड़े हुए हैं, आपस में नाभिनाल बद्ध हैं। और प्रेमचंद का लेखन इस बात का प्रमाण है कि ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़ करके मुक्ति आंदोलन को पूरा करते हैं। यानी कि भारत की एक तरह से संपूर्ण मुक्ति का आंदोलन बनाते हैं ये सब मिल करके। यह अकारण नहीं है कि प्रेमचंद ने इन सभी मुद्दों पर लिखा। अक्सर चर्चा होती है कि किसान उनके बहुत प्रिय थे। ये सही है कि किसानों पर हिंदी में पहली बार इतने विचारवान ढंग से किसी ने लिखा। सिर्फ उनके दुख की बात नहीं की, किसान की मुक्ति कैसे हो सकती है इस पर विचार किया। स्त्रियों के सिर्फ दुख की बात नहीं की, स्त्री मुक्ति के कितने स्वरूप हो सकते हैं इसकी भी बात की उन्होंने। उन कारणों की पड़ताल की जो स्त्री, दलित या किसान की पराधीनता की वजहें बने हुए हैं, उन सब पर प्रेमचंद ने बहुत गंभीरता से विचार किया। कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे और जिम्मेदारी समझकर निबंध लिखे। कई बार कहानियों का भाष्य अलग अलग ढंग से हो सकता है, उपन्यास का भाष्य भी अलग अलग ढंग से हो सकता है, लेकिन निबंध का भाष्य आप अलग ढंग से नहीं कर सकते। वो बहुत खुले तौर पर विचारों की दुनिया होती है, जहां लेखक एकदम स्पष्ट होता है, वो जो कहना चाहता है वही कह रहा होता है। तो जब हम प्रेमचंद के स्त्री विषयक विचारों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में सामान्यतः लोगों को पता नहीं है।
लोग नहीं जानते कि प्रेमचंद ने जो अपने स्त्री पात्र सृजित किए उसकी प्रेरणा कहां से अर्जित की, क्यों उन्होंने इस तरह के स्त्री पात्रों का सृजन किया। आप देखें, प्रेमचंद के पूरे कथा साहित्य में उनके पुरुष पात्रों की अपेक्षा उनके स्त्री पात्र अधिक मजबूत हैं। उनमें भीतरी शक्ति पुरुष पात्रों से अधिक है। आप मूल्यांकन करके देखिए, उनके किसी भी उपन्यास के स्त्री पात्र को उठाइए, आप देखेंगे कि वो बहुत विचारशील स्त्री पात्र हैं। भीतर आत्मशक्ति उनके भीतर बहुत है, मुक्ति की ललक उनके भीतर बहुत है, और एक सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करने की ललक भी उनके भीतर है। और ये सब एक साथ हैं, सारी चीजें एक साथ चलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रेमचंद ने भारतीय नवजागरण से प्रेरणा ग्रहण की, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब प्रेमचंद हिंदी की दुनिया में आए, उसके पहले स्त्री आंदोलन का एक स्वरूप बन चुका था, स्त्री मुक्ति के आंदोलन का एक स्वरूप बन चुका था, काम हो रहा था उस दिशा में। श्रीमंतनी उपदेश का प्रकाशन हो चुका था। बांग्ला में और अन्य भाषाओं में कई स्त्री रचनाकार सामने आ चुकी थीं, और उनका साहित्य भी पुरुष रचनाकारों से भिन्न था। उसमें स्त्री का जीवन था, स्त्री का दुख था, स्त्री का संघर्ष था, और उनसे निकलने की लालसा भी थी। जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया तो बनारस और प्रयाग आसपास है, प्रयाग से भी प्रेमचंद का संबंध रहा है। वहां रामेश्वरी नेहरू वहीं से निकाल रही थी स्त्री दर्पण जैसी पत्रिका, वहीं से उस दौर की गृहलक्ष्मी पत्रिका निकलती थी, जो आज की पत्रिका से भिन्न थी। जो आज गृहलक्ष्मी निकलती है उससे वो भिन्न थी। उसमें स्त्री जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा होती थी, लेख निकलते थे। ये 1908-9 के पास की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये प्रेमचंद के लेखन के साथ साथ घटित हो रही थी। यानी प्रेमचंद इन सब चीजों से प्रेरणा जरूर ग्रहण कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेमचंद अपने एकांत में कोई लेखन कर रहे हों। समाज में जो चीजें उबल रही थीं, उन सब पर प्रेमचंद की दृष्टि थी। प्रेमचंद अकारण नहीं है कि जब लिखना शुरू करते हैं, अपने उपन्यास लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी दृष्टि सबसे पहले किसानों पर जाती है, स्त्रियों पर जाती है, दलितों पर जाती है। यही कारण है, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी, जब तक इन पर विचार नहीं किया जाएगा, भारत की वास्तविक मुक्ति नहीं हो सकती है। अंग्रेजों के विरुद्ध तो लिख ही रहे थे, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित उनकी ढेर सारी कहानियां हैं, किसान जीवन से संबंधित कहानियां हैं, स्त्री जीवन से संबंधित कहानियां हैं। अगर सिर्फ उनको अलगाइए तो वो मोटे मोटे ग्रंथ बन जाते हैं इनसे। आजकल हो भी रहा है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग विषयों पर संकलन किया है। प्रेमचंद हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात की। उसके पहले कहीं कोई प्रसंग नहीं है हिंदी में। उसके पहले जो स्थिति थी वो ये थी कि जब तक पति है तब तक पत्नी की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि पति के पास सारी संपत्ति है। पति के न रहने पर संपत्ति पुत्रों की हो जाती थी। अगर पुत्र नहीं हुए तो जो भतीजे होंगे पति के, उनको संपत्ति मिल जाती थी, पत्नी किनारे हो जाती थी। प्रेमचंद ने कहा कि नहीं, पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने लेख लिखे। और गबन नाम का जो उपन्यास है उनका, उसमें सरला रतन नाम का जो चरित्र उन्होंने सृजित किया, जो कि एक अधिक उम्र के व्यक्ति की पत्नी बनती हैं और असमय विधवा होती हैं, उनके माध्यम से इस प्रसंग को बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। आंख खोल देने वाले प्रसंग हैं ये। तब तक लोगों का ध्यान ही नहीं जाता था, और प्रेमचंद इस बात पर एक तरह से दृढ़ थे कि जब तक स्त्री को शिक्षा और आर्थिक सुविधा नहीं मिलेगी तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए वो स्त्रियों की शिक्षा के भी पक्षधर थे और उनकी आर्थिक मुक्ति के भी पक्षधर थे, उनकी आर्थिक सुरक्षा के भी पक्षधर थे।
उन्होंने लेख लिखे हैं इस विषय पर कि जिस तरह लोग अपने बेटों पर भरोसा करके अपने बेटों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, उसी तरह बेटियों पर भी भरोसा करना होगा, उन्हें पढ़ने के लिए छूट देनी होगी, उनको पढ़ाना होगा, क्योंकि बिना शिक्षा के मुक्ति नहीं हो सकती है। ये प्रेमचंद पहले हैं लेखक हिंदी में जो इस ढंग से कहानियां भी लिख रहे थे, उपन्यासों में भी प्रसंग ला रहे थे और निबंध लिख रहे थे। यानी कि इसे एक मिशन के तौर पर वो चला रहे थे। अगर सिर्फ उनको लगता कि कहानी से काम चल जाएगा तो बात नहीं बनती। प्रेमचंद इसीलिए कालजयी हैं, प्रेमचंद इसीलिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप उनकी मृत्यु के 1936 में जो व्यक्ति चला गया, आज 90 वर्ष के आसपास का समय होने जा रहा है, 89 वर्ष का समय होने जा रहा है, फिर भी प्रेमचंद हमारे लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। ये सुखद स्थिति नहीं है। किसी रचनाकार का इन कारणों से प्रासंगिक बने रहना कि जो समस्याएं उसके समय में थी वो 90 साल बाद भी हैं, ये बहुत सुखद स्थिति नहीं होती है। अच्छा होता, प्रेमचंद स्वयं चाहते थे कि समाज बदल जाए। प्रेमचंद कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा रही होगी कि लोग उनको पढ़ते तो रहें बाद के दिनों में भी, लेकिन इस रूप में भी पढ़ें कि कभी ये समस्याएं थीं जिनको इस लेखक ने अपने वहां दर्ज किया था, लेकिन अब वो नहीं है। दुखद है कि उनमें से बहुत सारी चीजें अब भी हैं, लेकिन बदली भी हैं। प्रेमचंद का के सपने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में है। बहुत सारा समाज बदला है, बहुत सारी स्थितियां बदली हैं। प्रेमचंद जिस स्त्री शिक्षा की बात कर रहे थे अपने निबंधों में, अपने उपन्यासों में, पढ़ी लिखी मालती जैसा चरित्र सृजित कर रहे थे, अपनी कहानियों में कई चरित्रों को लेकर आते हैं। आज आप देखेंगे कि चारों तरफ बेटियां पढ़ रही हैं। बेटियां, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम न कर रही हों और उल्लेखनीय काम न कर रही हों। हर जगह उल्लेखनीय काम कर रही हैं वो। ये प्रेमचंद के सपनों का यथार्थ में बदलना है। बदली हैं चीजें। इसी तरह जो वंचित समुदाय हैं, आज उनकी स्थिति, बहुत सारा परिवर्तन एक सदी में आया है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत कुछ बदलना बाकी है। किसानों की स्थिति भी बदली है, हालांकि जितना प्रेमचंद चाहते थे उतनी तो नहीं बदली है। तो ये सारी स्थितियां हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से जो बातचीत कर रहे हैं वो स्त्री मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि प्रेमचंद क्या सोचते थे स्त्री मुद्दों को लेकर, कैसे सोचते थे स्त्री मुद्दों को लेकर के। तो संपत्ति का प्रश्न सबसे बड़ा था प्रेमचंद के लिए कि संपत्ति में स्त्री को अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी चीज कि शिक्षा का प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, वो आना जरूरी है। तो प्रेमचंद ने देह के स्वामित्व का प्रश्न उठाया और आपको यदि स्मरण हो, गोदान का झुनिया प्रसंग, झुनिया बाल विधवा है और गोबर से मिलती है बिल्कुल आरंभिक पृष्ठों में ही गोदान के, और वह जो कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ी लिखी स्त्री नहीं है, लेकिन वो कहती है कि मैंने अपने मर्द से कह दिया था, अपने पति के लिए कहती है कि यदि पुरुष दूसरी स्त्री के पीछे भागेगा तो स्त्री भी अपने मन का करेगी। यही उसके कहने का आशय है। ये एक बहुत बड़ा प्रसंग था 1935 और 36 में। ये आज बहुत सहज लग सकता है, लेकिन 1935-36 के लिए सहज नहीं था। ये प्रेमचंद की दूरदृष्टि का मामला था, क्योंकि प्रेमचंद जानते थे कि स्त्री मुक्ति देह की मुक्ति का भी मामला है। देह की मुक्ति का मतलब कि स्त्री का अपनी देह पर स्वामित्व जरूरी है, उसकी पढ़ाई जरूरी है। मालती जैसा चरित्र वो इसीलिए सृजित कर पाए उसी गोदान उपन्यास में, जो बहुत पढ़ी लिखी है, अपने निर्णयों पर अडिग है और समाज के लिए भी बहुत कुछ करती है। अक्सर मालती का प्रसंग जब आता है तो गोदान का कि वह पंक्ति बार बार उद्धृत की जाती है कि वह बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। इसकी व्याख्याएं भी लोगों ने की, लेकिन मुझे बराबर लगता है कि जो व्याख्याएं होती रहीं वो प्रेमचंद की सही समझ को अभिव्यक्त नहीं करती रही हैं। सोचिए, जो व्यक्ति स्त्री शिक्षा की बात कर रहा है,
जो व्यक्ति पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात कर रहा है, जो व्यक्ति देह पर स्वामित्व की बात कर रहा है, वह एक पढ़ी लिखी स्त्री को नकारात्मक दृष्टि से कैसे देख सकता है? वही जो मैं निवेदन कर रहा था कि जब बड़े रचनाकार का मूल्यांकन करें तो धैर्य जरूरी है, आवेग में आकर मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। यह पूरे गोदान में एक काव्यात्मक पंक्ति है। आप तितली के स्वभाव को देखिए। तितली सुंदरता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है, अपनी स्वच्छंदता का भी प्रतीक है, स्वतंत्रता का। अपने ढंग से वो जहां चाहती है जाती है, आती है। और मधुमक्खी, मधुमक्खी शहद का प्रतीक है, अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होने का प्रतीक है। यदि कोई मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाएगा तो वो डंक मारेगी, वो रोएगी नहीं, वो अपना प्रतिरोध दर्ज करेगी। प्रेमचंद मालती के माध्यम से और इस कथन के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि जो पढ़ी लिखी स्त्री है उसमें स्त्री के जो स्वाभाविक गुण हैं वो तो रहेंगे ही, सुंदरता, कोमलता, लेकिन ये उसकी कमजोरी नहीं है। अगर वो पढ़ लिख लेती है तो वह अपनी रक्षा करने में भी सक्षम हो जाती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि उसकी पढ़ाई लिखाई में उसके जो जैविक गुण हैं वो कम नहीं होते, बल्कि जैविक गुणों के साथ उसकी पढ़ाई लिखाई उसके पूरे अस्तित्व को और मजबूत बना देती है, उसकी उपस्थिति को मजबूत बना देती है। ये प्रेमचंद हैं जो मालती जैसी पढ़ी लिखी स्त्री के माध्यम से एक नई स्त्री की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं अपने कथा साहित्य में, और अपने निबंधों में तो करते ही करते हैं। वो लगातार प्रेमचंद ने जो स्त्री विषयक निबंध लिखे हैं वो लगभग 100-150 पृष्ठों में उनके निबंध हैं, विविध प्रसंग में और अन्य कई जगहों पर वो आपको मिल सकते हैं। उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे आपको वहां पर जो स्त्री को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए बात करते हैं। जो मैं स्त्री शिक्षा की बात कर रहा था, अपने एक लेख में वो कहते हैं, दहेज का प्रसंग है मुख्य रूप से, जहां पर वो बात करते हैं कि हमें तो इसका एक ही इलाज नजर आता है और वह यह है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए, और जैसे युवकों के विषय में उनके पथभ्रष्ट होने की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी विश्वास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कथन था जिसका निवेदन मैं आरंभ में संकेत में कर रहा था। इसी क्रम में आगे आप और देखेंगे तो गोदान में सरोज नाम का चरित्र है। जो सरोज है वो कहती है कि हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगती, अगर वह अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने बारे में स्वतंत्र हैं। वो विवाह का प्रसंग लेकर के आती है और वो कहती है कि स्त्रियां सिर्फ प्रेम के आधार पर विवाह करेंगी। यह एक परिकल्पना हो सकती थी, तब प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया। आज हम जानते हैं कि समाज में विवाह जैसे निर्णयों में भी स्त्रियां अपना पक्ष रखती हैं और बहुत कुछ बदलाव आया है। लेकिन आप सोचें कि ये 90 साल बाद की बात हो रही है, प्रेमचंद के जाने के लगभग 90 साल बाद हम बात ये कर रहे हैं। 1935-36 में इस तरह सोच पाना, विचार कर पाना दूरदृष्टि का ही मामला था। यही कारण है कि प्रेमचंद अन्य लेखकों से भिन्न है। कालजीवी होना और कालजयी होना दोनों प्रेमचंद के साथ है। वो अपने समय में तो प्रासंगिक थे ही, आने वाले समयों के लिए भी उन्होंने एक स्वप्न रचा, एक दृष्टि रची, और इसी कारण वो हमारे और आपके प्रिय हैं। हमें लगता है कि प्रेमचंद हमारे अगुआ हैं, प्रेमचंद हमारे मार्गदर्शक की तरह उपस्थित होते हैं, सिर्फ एक किस्सागो की तरह नहीं आते, एक की कहानियां लिख दी और हम पढ़ करके मगन प्रसन्न हो गए। और प्रेमचंद तो मानते भी थे कि साहित्य का काम सोने वालों को जगाना है, और सोने वालों को जगाना है का मतलब कि जिनकी चेतना सो गई है या जिनकी चेतना को जगने ही नहीं दिया गया, उन लोगों की चेतना को जागृत करना। वो श्रम से थके व्यक्ति को जगाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो आलस्य में सोया पड़ा है, जो आलस्य में डूबा हुआ है, उसके लिए ये प्रसंग लेकर के आते हैं।
स्त्री शिक्षा की ही बात करते हुए उनका एक लेख है, कुमारी शिक्षा का आदर्श। उसमें कहते हैं वो, मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी न बनकर अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना और भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्री क्यों सीखे? जो विद्या पढ़कर पुरुष रोटी कमाता है और इसीलिए औरतों को अपनी लौंडी समझता है, नौकरानी, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाएं, वकालत क्यों न करें, अध्यापिका क्यों न बने? इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए कि उनकी कन्याएं कैसी शिक्षा पाएं। स्वार्थी पुरुषों का फैसला वह क्यों मंजूर करने लगीं? ये बहुत क्रांतिकारी कथन था। हम अब जब स्त्री विमर्श के दौर में हैं, तब लग सकता है कि ये साधारण बातें हैं, लेकिन जब आप समाज में बिल्कुल आरंभिक दौर में, बदलाव के आरंभिक दौर में ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तो इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। प्रेमचंद पर बहुत प्रहार हुए उनके समय में। बड़ा लेखक बहुत कुछ सहता है। प्रेमचंद पर उस दौर की पत्रिकाओं में लगातार निंदात्मक लेख लिखे गए, क्योंकि प्रेमचंद जो एक बनी बनाई सामाजिक संरचना थी, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उस पर प्रहार कर रहे थे, और सकारात्मक भाव से प्रहार कर रहे थे कि एक नया भारत बने, एक ऐसा भारत बने जहां पर जाति या लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर कोई निर्णय ना हो। लोग बराबरी के भाव पर लोगों को देखें। ये जो जेंडर कास्ट का पूरा मसला है, इसलिए प्रेमचंद के वहां आप देखेंगे कि वो लगातार जाति और जेंडर के प्रश्नों से बहस करते हैं। यही उनको महत्वपूर्ण बनाता है। हमारे समकालीन चित्त के निकट उनको लाने का कारण यही है। कबीर समकालीन चित्त के निकट इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हमारी जो उलझने हैं, हमारी जो बेचैनियां हैं, वो कबीर के वहां मिलती हैं, वो प्रेमचंद के वहां मिलती हैं। आज का जो नया मनुष्य है वो अपनी बेचैनी को पाता है कि वो जिन मुद्दों पर सोच रहा है, ये आदमी 100 साल पहले सोच रहा था, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। तो स्त्री मुद्दों को लेकर के ये सारी चीजें वहां आती हैं। कई बार लगता है लोगों को कि ये कैसी चीजें हैं। विधवा विवाह का प्रसंग प्रेमचंद ने उठाया उस दौर में, अपने उपन्यासों में भी उठाया, अपनी कहानियों में भी उठाया, और लेख लिखे प्रेमचंद ने और बताया कि विधवा विवाह कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। वो परिवार नाम की संस्था के बड़े पक्षधर थे प्रेमचंद। वो चाहते थे कि परिवार की संरचना रहे, वो परिवार को एक मूल्य की तरह प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यदि स्त्री वहां विकल है, स्त्री का शोषण हो रहा है, तो उसे मुक्त होने का अधिकार है। इसलिए वो तलाक का भी समर्थन करते हैं, लेकिन इस रूप में इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि प्रेमचंद किसी विभाजन की बात कर रहे हैं। नहीं, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और परिवार को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि जहां तक संभव हो परिवार संस्था को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा मूल्य है, उसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं, उसका कोई वैकल्पिक रास्ता प्रेमचंद के समय में तो बिल्कुल ही नहीं था। तो कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हैं। विधवा विवाह के कई प्रसंग आपको उनकी कहानियों में मिलेंगे, उनके उपन्यासों में मिलेंगे, और निबंधों में तो उपलब्ध ही उपलब्ध हैं। इसको लगातार देखना चाहिए, और अगर हम इसको देखेंगे तभी बात बनेगी। जिस संपत्ति के अधिकार की मैं बात कर रहा था, उसमें 5 बातें कहते हैं प्रेमचंद। उन 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक, विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो और पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। याद रखिए, जब प्रेमचंद ये कह रहे थे तब तक एक विवाह का नियम लागू नहीं था। लोग कई कई शादियां कर लेते थे। प्रेमचंद की दृष्टि इस पर गई, क्योंकि अगर एक से अधिक पत्नी घर में है तो स्त्री के साथ न्याय नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए वो बेमेल विवाह की भी मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो निर्मला जैसा उपन्यास लिखते हैं और अपने अंतिम
जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनका गोदान, वहां पर भी बेमेल विवाह का पूरा प्रसंग है। होरी की बेटियों का बेमेल विवाह होता है और इस तरह का बेमेल विवाह होता है कि होरी जब अपनी मतलब अंतिम दिनों में है अपने, तो उसको लगता है कि लोग थूक रहे हैं उसके ऊपर। यह जो बेचैनी, यह जो चिंता है, ये प्रेमचंद के भीतर थी। आप याद करें, ये वही बेचैनी है जो निराला के भीतर है। धन्य मैं पिता निरर्थक, तेरे हित कुछ कर न सका, सरोज में आता। ये उस पूरे कालखंड की बेचैनी है जिसको प्रेमचंद बहुत संयमित ढंग से, बहुत सुचिंतित ढंग से सामने रखते हैं। बहुत मतलब सिर्फ आवेग में नहीं है वो चीजें, बहुत सोच समझकर, बहुत व्यवस्थित ढंग से, कि एक आकार बन सके, उसका एक स्वरूप बन सके। इस रूप में प्रेमचंद उसको लेकर के आते हैं। अगली बात वो कहते हैं कि पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो, वह उसे रेहन वाय जो कुछ चाहे कर सके। यानी पुरुष के जीवित रहते भी उस संपत्ति का कोई उपयोग अगर वो करना चाहती है तो वो कर ले, उसको किसी से अनुमति लेने की जरूरत न पड़े। सोचें कितनी बड़ी बात थी ये, कितनी क्रांतिकारी बात थी ये। तीसरी बात वो कहते हैं, जिसका नियम बहुत बाद में बना है और अब भी कहां हो पाता है, सुने आप। कहते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। बेटियों के अधिकार अब मिल गए हैं भारतीय कानून में। यह है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होता है। लेकिन प्रेमचंद वो स्वप्न देखें, जिस नए भारत को प्रेमचंद देखना चाहते थे आजादी के बाद, वो कुछ हद तक बना है। इन 75 वर्षों में बहुत कुछ हमने हासिल किया है और इसीलिए लगता है कि प्रेमचंद के सपने, हमें जो शुरू में कह रहा था कि सिर्फ हवा में नहीं थे, उनको धरातल मिला है। वो एक बना है भारत जिसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। लेकिन प्रेमचंद तब सोच रहे थे कि अगर पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलेगा तो वह कभी भी अपने ससुराल में दबेगी नहीं किसी से। उसको लगेगा कि एक आधार उसका पीछे है, एक आधार है जहां वो लौटेगी तो वो इज्जत के साथ लौटेगी, किसी पर भार बनकर नहीं लौटेगी। यह सोच बहुत बड़ी थी, यह दृष्टि बहुत बड़ी थी और प्रेमचंद ये सोच रहे थे। इसलिए उनकी स्त्री दृष्टि बहुत क्रांतिकारी है। किसी एक घटना, किसी एक कहानी का एक हिस्सा निकाल कर व्याख्या कर लेना ये बहुत आसान है। मुकम्मल ढंग से जब प्रेमचंद को देखेंगे तो उनकी दूरदृष्टि का पता चलता है, उसमें दिखाई देता है। तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए वो समान हो। ऐसा नहीं कि पुरुष को उसमें तो अधिकार अधिक मिल जाए और स्त्री को कम मिले। कहते हैं नहीं, बराबर का मामला है। गृहस्थी अगर स्त्री पुरुष दोनों के होने से बराबर होती है तो उसमें अधिकार भी समान ही होने चाहिए। उस तरह का कोई परिवर्तन, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। यह अब जाकर के ये नियम है कि बहुत सारी चीजें तलाक के बाद तय होता है, मिलता है। लेकिन प्रेमचंद इसके लिए लड़ रहे थे मित्रों। सिर्फ कहानी लिख करके, पत्रिकाओं में छपवा करके या किताबों में छपवा कर चुप नहीं हो रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसलिए आज प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि पर बात करना बहुत जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि आज हमने जो मुक्ति पाई है, आज हमने जो एक बेहतर स्थिति पाई है, उसके पीछे किन लोगों का संघर्ष है। सामाजिक योद्धाओं का, राजनीतिक योद्धाओं का है, साहित्यिक योद्धाओं का भी है। प्रेमचंद कलम से वो काम कर रहे थे जो काम बाबा साहेब और महात्मा गांधी राजनीति में रहकर कर रहे थे। प्रसंगवश याद आया कि प्रेमचंद ने बाबा साहेब की तस्वीर छापी थी अपने हंस के मुखपत्र पर और उन्हें दुनिया के महान लोगों में से एक बताया था। कम लोग इसका जिक्र करते हैं या कम लोग इस प्रसंग को लेते हैं। एक साहित्यिक पत्रिका के मुख पृष्ठ पर यह तस्वीर छापना और यह लिखना एक बड़े उद्देश्य के कारण था कि समाज में बदलाव हो, समाज इसकी गंभीरता को समझे। अक्सर लोग बहस करते हुए ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की ओर अधिक झुके थे, खासकर पूना पैक्ट को लेकर के प्रेमचंद ने विचार किया है। हम कभी किसी अलग प्रसंग में उसकी चर्चा करेंगे। पूना पैक्ट पर विचार करते हुए तो लोग मानते हैं कि गांधी जी के प्रति अधिक झुके हुए थे, लेकिन उनके मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी असाधारण सम्मान था। जो दलित जीवन को लेकर के उन्होंने विचार किया है,
दलित समस्याओं को लेकर के जो विचार किया है अपने साहित्य में भी और अपने वैचारिक लेखन में भी, उसको सीधे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से जोड़ सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। कई घटनाएं आप उनके कथा साहित्य में ऐसी मिलेंगी कि आपको लगेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो अपने राजनीतिक जीवन में कर रहे थे, जो लड़ाइयां लड़ रहे थे, उस वो दिखाई दे रहा है प्रेमचंद के साहित्य में। लेकिन इसके लिए ठहरना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी गंभीरता से चीजों को देखना पड़ता है। अगर किसी एक रचना को निकाल करके उस पर बहस करेंगे तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ये स्त्री का मामला है। और ये जो मैं बातें आपसे कह रहा था कि ये जो 5 बातें प्रेमचंद कह रहे थे, संपत्ति में अधिकार के पति के वहां, पिता के वहां, तलाक का अधिकार, ये बराबरी की बातें कर, ये 1931 में कर रहे थे वो। कुछ दिन में 100 वर्ष हो जाएंगे इस घटना को। ये बहुत महत्वपूर्ण है और लोग खलबलाए इससे। प्रेमचंद को घृणा का प्रचारक कहा गया, लेख लिखा गया, प्रेमचंद ने उसका जवाब दिया। प्रेमचंद ने लिखा, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं? और बताया उन्होंने कि राष्ट्रवादी होने का अर्थ क्या होता है। अपने समाज से हमारा जो जुड़ाव है वो किस स्तर का होना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। हम आधी आबादी के दुख को अगर नहीं समझेंगे, अगर हम उसके संघर्ष को नहीं समझेंगे, अगर उसके मुक्ति का सम्मान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई समाज नहीं बना पाएंगे नया। ये प्रेमचंद बहुत स्पष्ट ढंग से उस दौर में बता रहे थे। और फिर मैं कहूंगा कि परिवार संस्था को बचाने की बात बार बार वो करते हैं, वो उस पर कोई प्रहार नहीं करते। विधवा विवाह को लेकर के उन्होंने बहुत गंभीरता से विचार किया है और कहते भी हैं कि विधवाओं के साथ समाज ने बहुत अत्याचार किया है। और वो अपने वहां प्रसंग लाते हैं, कहानियों में भी, उपन्यासों में भी, और दिखाते हैं कि समाज बदल रहा है और समाज बदला। हम सब जानते हैं कि विधवा विवाह का पूरा प्रसंग नवजागरण से आया प्रसंग है, जिसे प्रेमचंद हिंदी समाज के सामने लेकर आ रहे थे और बहुत बदलाव हुआ इससे। ये चीज लेकर के प्रेमचंद आते हैं और आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं। वरदान जो उनका आरंभिक उपन्यास है, उस आरंभिक उपन्यास में वो विधवा विवाह का प्रसंग लेकर आते हैं। बिल्कुल आरंभिक हिंदी में तो बाद में छपा, उर्दू में वो पहले छप गया था। उस उपन्यास में वो विधवा विवाह का प्रसंग लाते हैं। इससे उनके विजन का पता चलता है, सोच का पता चलता है कि वह समाज जो बहुत रूढ़िवादी हो, जो बदलने को तैयार न हो, उसके सामने ऐसी घटनाओं को रखना, ऐसे प्रसंगों को रखना बड़े साहस का मामला था। और प्रेमचंद जानते थे कि बिना साहस के साहित्य का कोई मतलब नहीं होता है। वही साहित्य काम का होता है जिसमें साहस हो, समाज को सकारात्मक बदलाव देने की सामर्थ्य हो। जब वो कहते हैं अपने 1936 के व्याख्यान में प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, जब वो कहते हैं कि साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मसाल बनना चाहिए, तो ये सब उसके केंद्र में है, ये सारी बातें उसके केंद्र में है। साहित्य ही रास्ता दिखाएगा राजनीति को, राजनीति साहित्य को रास्ता दिखाए। प्रेमचंद को लगता है इससे ज्यादा जरूरी है कि साहित्य रास्ता दिखाए। यानी लेखक को ज्यादा विजनरी होना चाहिए, उसके स्वप्न ज्यादा बड़े होने चाहिए, ज्यादा स्पष्ट होने चाहिए। तो ये चीज लेकर के प्रेमचंद आते हैं और दिखाते हैं। प्रेमचंद एक और दिखाते हैं विधवा समाज के बारे में, और उस पर अब लोगों का ध्यान जाता है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि विधवाओं को लेकर के वे लोग अधिक संवेदनशील हैं जिन्हें तथाकथित जो सवर्ण समुदाय है वह वंचित श्रेणी में रखता रहा है। वो लोग अधिक उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले रहे हैं, और ये इसको वो अपने लेखों में भी दिखाते हैं और अपनी कहानियों में भी दिखाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। उनके वहाँ स्वामिनी एक कहानी है उनकी, बहुत चर्चित कहानी थी एक दौर में, आजकल कम चर्चा होती है उसकी। उसमें राम प्यारी है, और राम प्यारी के जो ससुर हैं वो अपने
बेटे की मृत्यु के बाद उसके दुख को महसूस करते हैं और उसको अपने घर की मालकिन बना देते हैं। ये एक मतलब उसको समझने का कई बार शोषण हो जाता। दूसरी जगह और भी कहानियां हैं जहां पर दूसरे विवाह का मामला है कि विधवा विवाह करा दिया गया है और उससे मुक्ति का मामला मिला है। तो ये कई भी हैं, धिक्कार कहानी है, आधार कहानी है, इन सब कहानियों में विधवा प्रसंग हैं जीवन के, और वहां पर उन विधवा स्त्रियों का दुख भी है, संघर्ष भी है, और कोई न कोई रास्ता प्रेमचंद निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे रास्ता निकलेगा, बदलेगा। प्रतिज्ञा नामक उपन्यास में भी उन्होंने इस प्रसंग को रखा है सामने और दिखाया है। तलाक का जिक्र मैं अभी कर ही रहा था, और वो हरि सिंह गौड़ जिनके नाम पर विश्वविद्यालय है सागर में, हम लोग जानते हैं, उन्होंने तलाक बिल प्रस्तुत किया था उस समय। उस पर निबंध लिखा प्रेमचंद ने, और निबंध लिखते हुए सर हरि सिंह गौड़ का तलाक बिल, और लिखा उन्होंने कि स्त्री में रूप न हो, वह फूहड़ हो, उसके संतान न होती हो, या किसी कारणवश उससे असंतुष्ट हो, तो उसके लिए रास्ता साफ है। लेकिन पुरुषों में कितनी ही बुराइयां हों, स्त्री के लिए कहीं शरण नहीं है। यानी कि कितनी आसानी से लोग स्त्री को छोड़ देते थे। इस प्रसंग को प्रेमचंद लेकर आते हैं उस दौर में, और गोदान में प्रेमचंद इसका एक प्रसंग लाते हैं, और वो है राय साहब की बेटी है मीनाक्षी, जो अपने पति के दुराचरण की वजह से उसे तलाक ले लेती है। यह एक नई दृष्टि थी कि ऐसे पुरुष के साथ नहीं रहना जो प्रेम नहीं करता है, जिसमें विश्वास नहीं है। वो प्रेमचंद इसको लेकर के आते हैं। आप देखेंगे स्त्री प्रसंग को अगर बहुत गंभीरता से देखना हो प्रेमचंद के वहां, तो कर्मभूमि जो उपन्यास है उसमें सुखदा और नैना की जो पूरी बहस है, स्त्री की उपस्थिति को लेकर, विवाह को लेकर, इन सब प्रसंगों को लेकर उसे बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। हालांकि कर्मभूमि प्रेमचंद का एक ऐसा उपन्यास है जो पूरी तरह स्वाधीनता आंदोलन पर केंद्रित है, लेकिन उसी के बीच स्त्री की स्वाधीनता का प्रश्न लेकर के आते हैं। ठाकुर का कुआं जो दलित जीवन की एक महानतम कहानी मानी जाती है, उसमें भी स्त्री जीवन का प्रसंग आता है, स्त्री मुक्ति का प्रसंग आता है। प्रेमचंद की रचनाओं में बार बार आपको दिखेगा कि स्त्रियां और वंचित वर्ग के लोगों की समस्याएं मिलती आती जाती हैं, और प्रेमचंद उनको कई बार एक साथ उनको लेते हैं और सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसका विकल्प सुझाने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पर उनको लगता है कि नहीं मिलेगा। स्त्रियों को खरीदने और बेचने को लेकर भी प्रेमचंद ने गंभीरता से विचार किया। आप जानते हैं, आप सब लोग उनके उपन्यास सेवा सदन से परिचित हैं। वह पूरा उपन्यास वेश्या जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, लेकिन वो सिर्फ वेश्या जीवन की मार्मिकता को नहीं उद्घाटित करता है, वह बताता है कि वेश्याएं क्यों हैं, वेश्याएं कैसे समाज में आईं, वेश्याओं के होने का कारण क्या है, और उन कारणों की पड़ताल करते हैं। उस बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं कि यह समाज एक ऐसा समाज बने, एक ऐसा भारत बने, एक ऐसा मनुष्य समाज बने। जाहिर है कि वो भारत को लेकर ही सोच रहे थे, तो ऐसा बने जहां पर स्त्री को खरीदा और बेचा ना जा सके। और सेवा सदन उसका एक बड़ा उदाहरण है, हमारे सामने आता है, और उस भीतर जो बहसें हैं, सेवा सदन के भीतर जो बहसें हैं, उन बहसों को देखना चाहिए, उन पर ठहर कर विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने समाज को बदल रहे हैं, बदलना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि प्रेमचंद को बराबर लगता था कि स्त्री खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, वह उतना ही सम्मान की हकदार है जितना कि पुरुष है। एक रत्ती कम भी उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, एक रत्ती कम भी बराबर का मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये प्रेमचंद थे उस दौर में। आप किसी और रचनाकार को इस ढंग से विचार करते हुए नहीं पाएंगे उस कालखंड में। इतने खुले तौर पर स्त्री के पक्ष में बात करता हुआ कोई दूसरा रचनाकार नहीं है प्रेमचंद का समकालीन। प्रेमचंद के बाद तो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ाया और चीजों को बेहतर बनाया। वेश्या नामक उनकी कहानी है, उसमें भी ये बहस है, और वो वहां बात करते हैं सामंती समाज में
किस तरह वेश्याओं की स्थिति रही, उसका भी चित्रण वो करते हैं अपनी कहानियों में भी। और सेवा सदन तो मैंने अभी जिक्र किया ही, उसमें ये है, बहुत सारी चीजें हैं उसको लेकर के आते हैं। प्रेमचंद स्त्रियों को लेकर के कई जगहों पर विचार करते हैं, और उनका भी ये मानना है प्रेमचंद का कि अन्याय बहुत हुआ है स्त्रियों के साथ। वह उनकी कोमलता के कारण हुआ हो। कोमलता जब मैं कह रहा हूं तो दैहिक कोमलता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो उनकी भावों की कोमलता होती है, जो एक सदासहता स्त्री जीवन में होती ही है, वह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन प्रेमचंद को लगता है कि स्त्री अगर शिक्षित हो जाएगी तो वह समझेगी कि अपनी भावुकता का इस्तेमाल कहां करना है, कहां नहीं करना है, कौन उसकी भावुकता का शोषण कर रहा है, यह समझ भी उसमें पैदा होगी। इसलिए वो स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। वह विवाह के निर्णयों में भी उसकी भागीदारी की बात करते हैं। वह संपत्ति में उसकी भागीदारी की बात करते हैं, पिता के वहां भी, पति के वहां भी। यानी कि एक मुकम्मल मनुष्य के रूप में स्त्री की उपस्थिति का स्वप्न देते हैं प्रेमचंद। और ऐसा करने वाले वे उस पूरे कालखंड में अकेले लेखक दिखाई देते हैं, इतने बड़े पैमाने पर। औरों के वहां भी है स्त्री स्वतंत्रता की बात, प्रसाद के वहां भी है स्त्री स्वतंत्रता की बात, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर विचारों के साथ भी आने की बात प्रेमचंद लेकर आते हैं। इसीलिए कई जगहों पर प्रसाद और प्रेमचंद के स्वप्न एक जैसे भी दिखाई देते हैं, समकालीन हैं ये लोग। तो जब भी स्त्री स्वतंत्रता की बात होगी और हिंदी साहित्य के संदर्भ में बात होगी तो प्रेमचंद का संदर्भ आएगा ही आएगा। उनकी आलोचना भी होगी, जहां कहीं सीमाएं हैं उन सीमाओं पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जब प्रेमचंद ये बात कर रहे थे तब घोर सामंती समाज था, समय का भी दबाव होता है। एक रचनाकार समय के दबाव के बीच ही आगे का रास्ता ढूंढता है, तो सीमाएं रहती ही रहती हैं। हमें उन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए जो आज हमारे काम की हैं, जो आज हमें रास्ता दिखा सकती हैं और आज के स्त्री मुक्ति आंदोलन को, स्त्री विमर्श को बल दे सकती हैं। और प्रेमचंद के वहां ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।